लोग एस्ट्रोलॉजी से डरते हैं। पूजा हवन या फिर कुछ ऐसा नेगेटिव एनर्जी। ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम जो है वो कौन से ग्रह की वजह से है वही पता नहीं होता, इसलिए रेमेडी काम नहीं करती। 2026 में जो अनसर्टेनिटी आई है, पूरा वर्ल्ड चैलेंज फेस कर सकता है। भारत वो और बाकी के जो देश है वो भी धीरे धीरे। डोनाल्ड ट्रम्प जैसे एक अनुभवी लीडर्स एक बोल्ड डिसीजन लेते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? उनकी कुंडली में एक सूर्य राहु का भी योग है, वो स्टबन नेचर में आ जाता है, जिद्दीपन दिखाई देता है, लेकिन ओवरऑल उसमें मुनसाइन वाटरी होने की वजह से बाद में वो लेट गो करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की बात करूँ मैं, कितने सारे चैलेंजेस आए, कितने सारे प्रॉब्लम्स आए, उसके बावजूद भी उन्होंने सारे प्रॉब्लम को आसानी से निपटा लिया। मोदी जी का जब जन्म हुआ होगा तो लग्न राशि यानी राइजिंग साइन और मून साइन जब एक ही होती है ना, तो वो कुंडली अपने आप बलवान हो जाती है। तो वो जो सोचते हैं वही एक्शन लेते हैं, वो डबल माइंड नहीं होते हैं। आने वाले समय में कैसा रह सकता है मोदी जी? मोदी जी के लिए आने वाले समय में चल रहे जिस अनसर्टेनिटी चल रही है वर्ल्ड में, तो इंडिया के लिए वो टाइम स्ट्रांग वाला रहेगा या फिर चैलेंजिंग वाला रहेगा? कि जब भी दुनिया में विपरीत परिस्थितियां खड़ी हुई है, हमारे देश ने तो प्रोग्रेस ही की है। लोग 7.5 से ज़्यादा डरते हैं। शनि जो है वो है दंडनायक। 7.5 जो होती है ना, उसमें इंसान में मैच्योरिटी आती है और उसका एक नया जन्म होता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, प्लैनेट या फिर हमारी एक्शन? तो एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरा काम है कि प्लानिटरी पोजीशन और आपकी एक्शन के बीच में एक बढ़िया तालमेल बिठाया जाए। अगर इंसान में विचार नहीं आएगा, कोई विजन नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा, तो कुछ नहीं करेगा वो। राजयोग होने के बावजूद भी स्ट्रगल करते हो, क्या कारण हो सकता है? लोग ऐसा समझते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम जब T20 मैच इस साल हुआ, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, आपका क्या कारण बन सकता है? कि हम जब भी विजय प्राप्त करते हैं उसका रीजन ये नहीं कि हम अकेले मजबूत थे, इसलिए कई बार हमें जो शत्रु है वो कमजोर मिल जाता है। मुकेश अंबानी जी जो है वो बड़े रिस्क लेते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो तुला वाले लोग है ना, बिजनेसमैन होते हैं, उनको पता है कि अभी 5-10 साल के बाद ये होने वाला है, तो वो अभी सब। नमस्कार, मैं हूं अंकित मेवाड़ा और आप देख रहे हैं सफल सोच। आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी पर, और वो भी वो टिपिकल प्रेडिक्शन वाली एस्ट्रोलॉजी नहीं, बल्कि हम कैसे हमारी लाइफ में हेल्प कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। कैसे हमारे लाइफ के चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आजकल दुनिया में जो अनसर्टेनिटी चल रही है, उसके पीछे का कारण सडन चेंजेस आ रहे हैं। क्या ये रैंडम है या फिर कोई ऐसी पैटर्न बन रही है? कैसे बड़े लीडर्स एक बोल्ड डिसीजन लेते हैं, उसके पीछे का क्या कारण है? क्या वो प्लैनेट के इनबैलेंस के कारण होता है? और ये भी जानेंगे हम कि कैसे विदाउट फियर, स्टेप बाय स्टेप्स ईजीली हम एस्ट्रोलॉजी को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं, ताकि हम हमारे लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक बेटर क्लैरिटी तक पहुंच सकते हैं। आज हमारे बीच है डॉक्टर दिलावर सिंह वाघेला जी, जिनका 25 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर, और उन्होंने इस सिस्टम को मास्टर किया है। कैसे हम सिंपल और विदाउट फियर, बिना डरे एस्ट्रोलॉजी को सीख सकते हैं, और वो भी केवल 12 दिन के अंदर। तो आज हम स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, वेलकम सफल सोच में आने का। सफल सोच में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हो? बस बढ़िया। कैसा फील कर रहे हो आज के हमारे शो में आके? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। बहुत ही अच्छा फील हो चारों ओर पॉजिटिव ऊर्जा फील कर रहा हूँ मैं जी। एंड थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए, और आपके आने से हमारे शो की शोभा बढ़ सकती है और भी, और हमारे यूज़र्स को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, ज्ञान यहाँ से हमें मिल सकता है। ज़रूर मिलेगा। ठीक है। सो बहुत समय से हम प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन आज वो वक्त आ ही चुका है जहाँ पे हम आपको कुछ सवाल पूछेंगे, ताकि आप यूज़र को मदद कर सके उस सवाल के थ्रू। ठीक है। आज का मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आजकल दुनिया में इतनी टेंस, इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या ये ग्रहों की चाल है, इनबैलेंस ग्रह होने के कारण? ज़्यादातर इस तरह की पोजीशन तब बनती है विश्व में, विश्व फलक पर, जब मंगल, राहु और शनि का नेगेटिव कंजक्शन होता है।
तो 1.5-2 महीने से ये मंगल राहु का कंजक्शन चल रहा था, अभी सूर्य शनि का भी चल रहा है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। ज़्यादातर जो भी देश है उनकी कुंडली में, हर एक देश की भी कुंडली होती है, ये जो कंजक्शन है 6, 8, 12वें भाव में आते हैं, तब ये संभावना ज़्यादा और हो जाती है। हर 2.5 साल में ऐसा 1 से 2 बार होता ही है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। लेकिन एक से ज़्यादा ग्रह जब इकट्ठा होते हैं, शनि, मंगल, राहु, तब ये संभावना और बढ़ जाती है। ओके, तो इसमें से कौन सा ग्रह ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है? अभी जो अफेक्ट कर रहा है उसमें पहले तो मंगल राहु का कंजक्शन काम कर रहा था, अभी शनि मंगल का कर रहा है, सूर्य शनि भी अभी डिग्रिकल चल रहे हैं, उसकी वजह से ये संभावनाएं ज़्यादा बनी है। लेकिन आने वाले टाइम में ये धीरे धीरे जो भी है प्रॉब्लम वो सॉल्व होते जाएंगे, ऐसा लग रहा है ग्रहों की परिस्थिति देखकर। ओके, ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम आगे सॉल्व हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ग्रहों की वजह से हुआ है और ग्रह ही प्रोग्राम करते हैं मेंटालिटी को, मानसिकता को। तो जब ग्रह सुधरते हैं तो मानसिकता अपने आप सुधर जाती है। राइट, सही बात है, राइट। कुछ समय ऐसा होता है कि लोग एग्रेसिव हो जाते हैं और कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है सारी चीज़ें। उसका क्या कारण हो सकता है? हाँ, जो एग्रेसिव प्लैनेट है वो है मंगल। मंगल गति, शक्ति, ऊर्जा और मारामारी, एक्सीडेंटल, ये सब का भी कारक है। गुस्सा मंगल की वजह से होता है। तो जब गोचर में चंद्रमा जो ग्रह है, जो कि हमारा मन है, हमारी सोच है, हमारा विचार है, जब गोचर में चंद्र मंगल एक होते हैं या चंद्र मंगल को मिलने जाता है, वो जो टाइम होता है, वो दिन होता है, वो दिन पे जो रोड होता है वहाँ पे झगड़े ज़्यादा होते हैं, छोटी छोटी बात में लोग मारामारी पे आ जाते हैं, एक दूसरों को गाली गलौज करते हैं। तो ये जो रीज़न है वो मंगल की वजह से है। लेकिन जब चंद्रमा मंगल को अप्लाई होता है, और ऐसा महीने के अंदर 1-2 बार ज़्यादा होता है। ओके, और एक रीज़न है उसमें है सूर्य भी अग्नि तत्व का ग्रह है, मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। तो जब भी गोचर में सूर्य मंगल की युति चल रही हो या दृष्टि संबंध चल रहा हो, तब ये जो है आक्रामकता और झगड़ा बढ़ जाता है। ओके, तो ये जो 2026 में जो अनसर्टेनिटी आई है पूरे वर्ल्ड में, तो ये क्या पूरा वर्ल्ड चैलेंज फेस कर सकता है? देखिए, ज़्यादातर पूरा वर्ल्ड तो फेस नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से आगे ग्रहों की स्थिति सुधर रही है। अगर हम बात करें तो अपना जो भारत देश है उसकी भी एक कुंडली है, उसमें जून फर्स्ट वीक के बाद जो ग्रहों की स्थिति हो रही है वो बहुत पॉजिटिव हो रही है। तो ज़्यादा तो हमारा जो देश है भारत, वो प्रभावित नहीं होगा, और बाकी के जो देश है वो भी धीरे धीरे, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इसमें से भी वो उगर जाएंगे, सुलह हो सकता है, सुलह हो सकती है। ओके, ठीक है। कैसे डोनाल्ड ट्रम्प जैसे एक अनुभवी लीडर्स एक बोल्ड डिसीजन लेते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? क्या वो प्लैनेट कौन से ऐसे इनबैलेंस है जो ऐसे ऑल ऑफ सडन इतने बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं? देखिए, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है और उसके अकॉर्डिंग जो भी कुंडली अवेलेबल है, उसमें अगर हम देखें तो उनकी लियो राइजिंग साइन है और स्कॉर्पियो मून साइन है, और वो जो चंद्रमा है वो केतु के साथ है। तो वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो सडनली लेते हैं, सडनली वो कोई डिसीजन लेंगे, फिर थोड़े वक्त के बाद सडनली उसको वो कैंसिल इमोशनली लेते हैं। हाँ, वो इमोशनली लेते हैं, क्योंकि वाटरी साइन है स्कॉर्पियो, इसकी वजह से ये बन रहा है। दूसरी बात जो है कि उनकी कुंडली में एक सूर्य राहु का भी योग है। सूर्य जो है हमारी आत्मा है, विल पावर है, और वो राहु के साथ आने की वजह से कई बार वो स्टबन नेचर में आ जाता है, जिद्दीपन दिखाई देता है। लेकिन ओवरऑल जो है कुंडली, उसमें मुनसाइन वाटरी होने की वजह से बाद में वो लेट गो करते हैं। तो ये सब बार बार होता रहता है चंद्र केतु की वजह से उनकी कुंडली में। यानी कि मूड स्विंग ज़्यादा होता होगा। मूड स्विंग ज़्यादा होता है, और देखा जाए तो अप्रैल 2025 से जो शनि की भी पोजीशन बन रही है उनकी कुंडली में, वो ज़्यादा ये जो भी है वर्ल्ड वाइड जो प्रॉब्लम कर रहा है, या उनकी वजह से जो भी कुछ दिक्कतें आ रही है उसकी वजह से। लेकिन उसमें भी जिस तरह से मैंने बताया कि ओवरऑल तो आने वाले एक आध वीक के बाद, या समझिए कि 14-15 अप्रैल के बाद धीरे धीरे ये कम हो जाएगा, और जून के बाद बहुत ही पॉजिटिव शांति होगा, एकदम नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि घबराने की ज़रूरत नहीं। नहीं, शायद भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डन। ओके, सो अभी आप मुझे बताइए कि क्या हम कुंडली के थ्रू ऐसा जान सकते हैं कि ये एक बेटर लीडर बन सकता है, एक लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है इनके अंदर? देखिए, लीडर बनने के लिए जो क्वालिटी होनी चाहिए उसमें सबसे पहला तो होना चाहिए, एक सेवा का भाव तो होना ही चाहिए।
चाहे कम या ज़्यादा, नंबर 1। दूसरा जो है कि सूर्य माँ जो है, सूर्य ग्रहों का राजा है, किंग ऑफ प्लैनेट है वो। तो जिनकी कुंडली में सूर्य होता है उनका व्यक्तित्व बाय डिफ़ॉल्ट किंग का होता है, या वो कहीं से भी किंग बनने के गुण अपने आप धीरे धीरे सीख जाते हैं। दूसरा जो ग्रह है वो है मंगल, वो लीडरशिप का कारक है। तो जो भी लीडर है या पॉलिटिक्स में कोई भी जगह पे अपने फील्ड में, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य और मंगल का बल होना ही चाहिए। और एक बात है, शुक्र जो है वो सामाजिक संबंध जो होते हैं, रिलेशनशिप, उसका भी कारक है। तो जो बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन है, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र में भी अच्छी स्थिति में होता है। ओके, ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी की बात करूं मैं, तो कितने सारे चैलेंजेस आए, कितने सारे प्रॉब्लम्स आए, उसके बावजूद भी उन्होंने सारे प्रॉब्लम को आसानी से निपटा लिया। क्या उनकी कुंडली उतनी स्ट्रांग है? देखिए, मोदी जी का जब जन्म हुआ होगा और वो जो डेट ऑफ बर्थ है, जो उनकी जो बर्थ टाइम जो भी अवेलेबल है, जो कुंडली अवेलेबल है, तो वहाँ पे स्कॉर्पियन मून साइन है उनकी, यानी चंद्र राशि भी वृश्चिक है, लग्न राशि भी वृश्चिक ही मानते हैं। तो लग्न राशि यानी राइजिंग साइन और मून साइन जब एक ही होती है ना, तो वो कुंडली अपने आप बलवान हो जाती है। क्योंकि मून साइन जो है वो है हमारी सोच, हमारा विचार, और राइजिंग साइन है हमारी एक्शन। तो वो जो सोचते हैं वही एक्शन लेते हैं, वो डबल माइंड नहीं होते हैं। ओके। और वो जो है, यानी कि फोकस्ड है और प्लस एक्शन भी तुरंत ले लेते हैं। वो थोड़ा डिसीजन। रिसर्च उनका ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले कुछ भी करने से पहले रिसर्च बहुत करते हैं। तो वो जो भी करते हैं रिसर्च करके ही करते हैं, और एक बार डिसीजन ले लिया तो उसको, वो चाहे डिसीजन में थोड़ा भी आगे पीछे होता है, लेकिन वो लास्ट में अपने फेवर में या सबके लोगों के फेवर में ला के ही रखते हैं वो। राइट। बट फिर भी हर एक टाइम पे हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन एकदम आसानी से, मतलब सॉल्यूशन दे देते हैं। सही बात है, एकदम बिल्कुल सही बात है। और इसका रीज़न ये है कि ओवरऑल जब भी मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ तो मेरे जो स्टूडेंट होते हैं उनको समझाता हूँ कि कुंडली में 3 चीज़ें ऐसी है, अगर वो बलवान है तो बाकी के ग्रह चाहे थोड़े कमज़ोर हो या कोई कुछ भी हो, लेकिन आप सफलता को प्राप्त कर सकोगे। एक सबसे पहला है आपका लग्न, यानी राइजिंग साइन। लग्नेस यानी आपका जो राइजिंग साइन है उसका लॉर्ड, एंड चंद्रमा। तो मोदी जी की कुंडली में तीन बलवान है। ओके। हाँ, तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परफेक्ट। और जो भी लोग अपने फील्ड में टॉप पे है, तो मैंने जितनी भी कुंडलियाँ देखी जो अवेलेबल थी इंटरनेट पे, तो वो सब में ये पैटर्न देखी गई है कि लग्न, लग्नेश और चंद्रमा जिनका भी बलवान है, तो वो आज नहीं तो कल अपने फील्ड में वो टॉप पे ही होंगे। आने वाले समय में कैसा रह सकता है मोदी जी का? मोदी जी के लिए आने वाले समय में चैलेंजेस जो है वो ज़्यादा रह सकती है, क्योंकि राहु का भ्रमण जो है वो चंद्रमा से 4th हाउस में हो रहा है। तो दिसंबर तक का टाइम जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला, टेंशन वाला रह सकता है। लेकिन ओवरऑल मैंने बताया कि बेसिक जो उनकी कुंडली है वो स्ट्रांग है, तो उसमें से भी निकल जाएंगे, उसमें से आराम से। निकल जाएगी। ओके, ठीक है। जिस तरीके से ये सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, अनसर्टेनिटी चल रही है वर्ल्ड में, तो इंडिया के लिए वो टाइम स्ट्रांग वाला रहेगा या फिर चैलेंजिंग वाला रहेगा? देखिए, जब भी दुनिया में विपरीत परिस्थितियाँ खड़ी हुई है, हमारे देश ने तो प्रोग्रेस ही की है, क्योंकि हमारा जो बेस है, हमारे जो संस्कार है वो बहुत स्ट्रांग है। करेक्ट। और हमारा जो मेन पावर है, आप देखने जाए तो पूरे वर्ल्ड में जो भी मेन पावर है वो है तो इंडिया का ही। जो दिमाग है वो इंडिया का ही है। करेक्ट। यहाँ के लोग वहाँ पे जाके ये सब काम करते हैं। तो आने वाला जो टाइम है इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है, चाहे कोई भी फील्ड ले लो आप। ओवरऑल हमारा देश जो है वो आज नहीं तो कल वापस किंग बनने वाला है, ये भी तय है। ओके, इतनी सारी प्रेडिक्शन आप दे रहे हो सारी चीज़ को एकदम प्रॉपरली, तो मैं थोड़ा और उस मतलब एक्साइटेड हूँ अभी इस चीज़ को जानने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी को एक सिंपल वे में अगर आपको समझाना है तो एक लाइन में बताइए कि कैसे हम बता सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली क्या है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक रिपोर्ट है, यानी कुंडली जो है वो एक रिपोर्ट है, और उसमें जो ग्रहों की स्थिति है उस तरह से हमारा प्रोग्राम हुआ होता है, लाइफ में ऐसा बनता है। Okay. और दूसरी बात, कुंडली में जो लिखा हुआ होता है लोग ऐसा मानते हैं कि वो होके ही रहेगा, ऐसा भी नहीं है। ये प्रोग्रामिंग को आप रीप्रोग्राम भी कर सकते हो। तो कुंडली हमें एक रास्ता बताती है, उसमें हमें चलना है, दौड़ना है, तेज़ दौड़ना है, बहुत तेज़ दौड़ना है, वो हमें तय करना है। ओके। वो हमें गाइड करती है। चलना तो हमें ही पड़ेगा, आगे तो बढ़ना हमें ही पड़ेगा। राइट। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर मतलब
क्या वो फ्यूचर बताती है या फिर हमें लाइफ को कैसे जीना वो समझाती है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी का समझिए कि जन्म हुआ होगा तो उसके पीछे मेन रीज़न जो है वो लाइफ को सरल बनाने के लिए हुआ था। ओके। भविष्य जानना तो उसकी बाई प्रोडक्ट है, लेकिन इंसान का जब जन्म होता है, ग्रहों की स्थिति जो है वो कुंडली में जो आती है वो बताती है कि इंसान के आने वाला वक्त कब अच्छा वक्त है, कब नेगेटिविटी है, या फिर कुंडली में आने वाला टाइम जो है वो नेगेटिव है तो उसको ओवरकम कैसे किया जाए, या नेगेटिव टाइम में शांत बैठ के उसको निकाल कैसे दिया जाए, और जब अच्छा टाइम शुरू हो, राजयोग शुरू हो, तो उसका मैक्सिमम हमें यूज़ कैसे किया जाए, उस तरह से हमें एस्ट्रोलॉजी को देखना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी उस तरह से हमें हेल्प करती है। ओके, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी में अगर देखना है मुझे तो सबसे शुरुआत कैसे करनी, क्या चीज़ देखनी चाहिए सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले तो इंसान को हमें समझना होगा, उसके ग्रहों को समझने से पहले इंसान को समझना होगा। तो वैसे 9 ग्रह है, लेकिन सबसे पहले हमें समझना है किसी भी कुंडली में चंद्रमा को, कि भाई इंसान की राशि क्या है। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे मेष राशि वाले जो जातक होते हैं, तो मेष राशि जो है उसका जो सिंबल है वो है गॉड का, यानी तो गॉड जो है वो क्या करती है, एक गॉड दूसरे गॉड के पीछे यानी उसको फॉलोअप करती है। तो मेष राशि वाले लोग फॉलोअप ज़्यादा करते हैं दूसरों को, अपना खुद का दिमाग कम लगाते हैं। तो जब इस तरह से अलग अलग राशियों को आप पहले समझोगे तो सबसे पहले आपको पैटर्न नज़र आएगी कि ये इंसान जो है कोई भी काम इसी तरह से करेगा। देखिए, क्रिकेट सब हम खेलते हैं, लेकिन बैटिंग की स्टाइल सबकी जो होती है वो अलग अलग होती है। तो आपकी राशि कौन सी है वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। Okay. फिर राइजिंग साइन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्शन आएगी। आपकी सोच और आपकी एक्शन जो है वो उसके अकॉर्डिंग आएगी। सबसे पहले समझना है राशियों को। 12 राशियों को अगर आप समझ गए तो आप समझिए कि भाई जो इंसान है, जो अपने आप को जानता है, उससे ज़्यादा कुछ आप थोड़ा और ज़्यादा उनको जान सकते हो। ओके, यानी कि उनकी पूरी पर्सनालिटी हम जान सकते हैं हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हाँ, और दूसरी बात है कि जब भी आप कुछ गाइड करते हो, जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मोटिवेशन जो स्पीच है उससे हर किसी को इतना इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि सबकी फिलोसॉफी, सोचने की स्टाइल अलग है। अगर कोई सिंपल इंसान जिसकी वाटरी साइन है, अगर आप उसको ऐसा बोलोगे कि भाई तुझे दिन में 10 कॉल करने हैं लोगों को, तुझे इस तरह से आगे करना है, तुझे अटैकिंग बनना है, तो वो नहीं बनेगा। ओके। वो फीलिंग्स वाला इंसान है, तो उसको अगर प्रोग्रेस करवानी है तो उसकी प्रोग्रेस के अंदर फीलिंग को ऐड करना पड़ेगा, तो वो करेगा। और जो फायरी इंसान है, अगर उसको आप अटैकिंग सिखाओगे तो उसको तुरंत वो स्वीकार कर लेगा, लेकिन आप डिफेंस सिखाओगे तो नहीं स्वीकारेगा। तो इसीलिए मोटिवेशनल स्पीकर जो है हर किसी की लाइफ में चेंज इसलिए नहीं ला सकते। अगर वो भी एस्ट्रोलॉजी सीख जाए और सबकी पैटर्न उनको पता चल जाए तो उनको पता चले कि इन लोगों को मुझे इस तरह से ही ट्रेनिंग देनी है, इनको इस तरह से ट्रेनिंग देनी है। यानी कि एस्ट्रोलॉजी को समझ के और माइंड को समझ के दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना के एक अच्छा चीज़ हम हर एक फील्ड में आप जो है जो भी परिणाम है उसको आप अच्छा और अच्छा कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल मैंने बताया कि ये है गाइडेंस के लिए। ओके, ठीक है। तो जो प्लैनेट से हमारे लाइफ में कैसे अफेक्ट करते हैं? देखिए, प्लैनेट जो है, पहले तो ये देखिए कि ये प्लैनेट्स इफेक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे उसका उत्तम उदाहरण है चंद्रमा। चंद्रमा जब मंदी और वृद्धि तिथि करता है, पूर्णिमा अमावस्या करता है, तभी जो दरिया होता है उसमें आप समझ सकते भर्ती और ओट जो भी है वो आती है। उसी तरह से हमारी जो बॉडी है उसमें भी 70% वाटर है, पृथ्वी पे 70% वाटर है। तो अगर पृथ्वी का पानी जो है वो उससे प्रभावित हो सकता है, वन ऑफ द प्लैनेट चंद्रमा से, तो हमारी बॉडी भी हो सकती है। और इसी तरह से बाकी के प्लैनेट भी हमें प्रभावित करते हैं। ओके, ठीक है। क्या प्लैनेट से डरना चाहिए? देखिए, प्लैनेट से तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास 9 प्लैनेट तो है ही कुंडली में, तो जो आपके साथी रहने वाले उससे डरना क्या। हाँ, लेकिन अगर आप उसको समझ गए तो आप उनका बहुत ही अच्छा फ़ायदा ले सकते हो, या फिर वो आपको कम नुकसान पहुंचाएंगे। तो प्लैनेट से डरना नहीं है, उसको समझना है। काफ़ी लोग डराते हैं राहु केतु और सैटर्न से, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि भी डर गया कि जीत है, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन वो जीत क्लाइंट की नहीं है। वो जो भी थोड़ा बहुत डराने के, पैसा लेने का जो भी गलत तरीका होता है, गलत तरीका, लेकिन ये डरने की बात नहीं है। डरने की बात नहीं है। डरने की बात, अगर डरने की बात होती तो हमारे शास्त्र में कुंडली बनाने का कोई होता ही नहीं विधान।
ओके, राइट। राइट। लोग 7:30 से ज़्यादा मतलब डरते हैं वो टाइम पे कि मतलब वो टाइम निकालना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी भी 7:30 ही चल रही है। उसका मेन जो है ढैया जो बोलते हैं वो चल रही है, और हम दोनों बैठ के चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। 7:30 में जो बनती है वो चंद्रमा और शनि की वजह से बनती है। शनि जो है वो है दंडनायक, उसका काम है सिखाना, वो आपको सिखाना चाहता है, लेकिन उसकी सिखाने की जो स्टाइल है ना वो लोगों से थोड़ी अलग है बाकी के ग्रहों से। गुरु ग्रह आपको समझा के सिखाएगा, लेकिन शनि जो है ना, आपने जो भी गलतियां की है या कर रहे हो उसका दंड दे के वो सिखाएगा। और वो इसलिए कर रहा है कि दंड देने की वजह से आपको समझ आएगा कि ये मेरी गलती है, मुझे मेरी लाइफ में अभी इतना चेंजेस करने चाहिए। तो 7:30 जो होती है ना, उसमें इंसान में मैच्योरिटी आती है और उसका एक नया जन्म होता है। ओके। तो 7:30 से डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। आपको वेट करना है, प्यार करना है 7:30 में, क्योंकि आपको जो सीखने मिलेगा ना वो आपको कोई नहीं सिखाएगा। हाँ, थोड़ा दुख दर्द होगा तो भी हम मनुष्य है, और भगवान सबको इतना ही दर्द देता है जितना वो सहन कर सके। तो टेंशन वाली कोई ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन हाँ, 7:30 कंप्लीट होगी तो आप एक नया जन्म पाओगे, आपका मैच्योरिटी का लेवल जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा। करेक्ट, यानी कि कंप्लीट मैच्योरिटी हमारे में आ जाएगी 100%, क्योंकि शनि कंसिस्टेंसी का कारक है, और समझिए कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक है। तो जो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने काम में, कंसिस्टेंसी नहीं है, वो ज़्यादा परेशान होता है। वो ज़्यादा परेशान होता है। डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, वो ज़्यादा परेशान, उनको ज़्यादा परेशानी है। लेकिन शनि फिर धीरे धीरे दंड दे के उसमें वो लाता है, वेल डिसिप्लिन करता है, कंसिस्टेंट बनाता है उनके अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। बहुत ही अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन शेयर किया इस चीज़ के बारे में। काफ़ी यूज़र्स को हेल्प हो सकता है, जो लोग स्पेशली डरते हैं 7:30 से, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे डॉक्टर साहब ने दे दिया है। और दूसरी चीज़, एक और सवाल मेरा जहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, प्लैनेट या फिर हमारी एक्शन? देखिए, ज़्यादा अच्छा जो है ना वो इसका तालमेल है। ओके। अगर मेरी एक्शन प्रॉपर टाइम पे नहीं है तो उसका मतलब नहीं है, और प्लेनेट की स्थिति अच्छी हो रही है और मैं कोई एक्शन नहीं लाता वो भी सही नहीं है। ओके। तो एज अ एस्ट्रोलॉजर मेरा काम है, या बाकी के एस्ट्रोलॉजर का काम है, कि प्लानिटरी पोजीशन और आपकी एक्शन के बीच में एक बढ़िया तालमेल बिठाया जाए। होना चाहिए, यानी कि हमारी कुंडली अच्छी, हमारे ग्रह अच्छे और हमारे टाइम अच्छे चल रहे, और उस वक्त अगर हम एक्शन नहीं लेते हैं तो रिजल्ट जो बनना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं बनेगा। और मैंने कई लोगों की कुंडली में ऐसा देखा कि 9 में से 7 ग्रह अच्छे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैंने सबसे पहले बताया था कि चंद्रमा यानी मून, लग्न और लग्नेश। तो लग्न जो है वो है एक्शन, लग्नेश है विज़न, और चंद्रमा है विचार। अगर इंसान में विचार नहीं आएगा, कोई विज़न नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा, तो कुछ नहीं करेगा वो। और मैंने ये भी देखा है कि चाहे कुंडली में 5-6 ग्रह क्यों निर्बल हो, फिर भी ये लोग अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। ये 3 ग्रहों की, ये 3 बाबतों की वजह से। एक तो है चंद्रमा, लग्न और लग्नेश। तो ज़्यादातर लोग जो अच्छी प्लैनेट होने की भी वजह से ऐसा मानते हैं कि मेरी तो कोई प्रोग्रेस है नहीं, एस्ट्रोलॉजी तो बराबर काम करता नहीं है, ग्रह तो मुझे परेशान कर, ऐसा है ही नहीं। मेन रीज़न वो लोग हैं। ओके, यानी कि आपके हिसाब से कौन सा बेटर मतलब प्लैनेट हो सकता है जिससे पावरफुल रिजल्ट मिल सकता है? देखिए, वैसे तो हर एक प्लैनेट है, उसका अलग अलग काम है। लाइफ में सभी प्लैनेट ज़रूरी है, लेकिन आप जो फील्ड में हो वो फील्ड में से अगर आपको आप आगे आना है, टॉप पे आना है, तो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य माँ या तो फिर मंगल, सूर्य या मंगल दोनों में से एक या दोनों ग्रह बलवान होना चाहिए। ओके। और नहीं है तो उसका सिंपल रेमेडी भी है। सूर्य यानी पिता है, सूर्य यानी गवर्नमेंट है, तो पिता की सेवा करे, गवर्नमेंट की सेवा करे, गवर्नमेंट के रूल से चले, तो अभी सूर्य में आपका बलवान होगा कुंडली में। और मंगल जो है वो है फोर्स, तो अपना बॉडी का जो है ताकत एक्सरसाइज करते रहिए। मंगल भाई बहन है तो भाई बहनों को हेल्प करते रहिए, तो इस तरह से भी मंगल बलवान होगा। और मंगल डिसिप्लिन है, सूर्य डिसिप्लिन है। तो अगर लाइफ में आपने डिसिप्लिन ला दिया तो सूर्य और मंगल आपके अच्छे हो गए। क्योंकि APJ अब्दुल कलाम सर थे, उन्होंने कहा था कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदले, और आपकी आदतें जो है वो भविष्य बदलेगी। तो आदतें कब बदलेगी? जब हम में डिसिप्लिन आएगा।
और ये सैटर्न रोल करता है उसमें। हाँ, तो जैसे कि सूर्य जो है अपने प्रॉपर टाइम पे वो सनराइज होता है, सनसेट होता है, तो सूर्य में एक प्रॉपर डिसिप्लिन है, वही डिसिप्लिन हमें लाना है। वही डिसिप्लिन लाना है। अगर हमें सूर्य ग्रहों का राजा है, अगर हमें राजा बनना है, किंग बनना है, तो हमें सूर्य बनना पड़ेगा। सूर्य बनना पड़ेगा। तो वो जब सनराइज होता है तब हमें उठ जाना है, हमारा काम सूर्य की तरह तपना भी पड़ेगा। तपना भी पड़ेगा, तपना भी पड़ेगा, राइट। और तभी ग्रो discipline कर पाएंगे। तभी ग्रो कर पाएंगे। राइट 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 राइट, परफेक्ट। राजयोग सोचते होने के बावजूद भी स्ट्रगल करते हो, क्या कारण हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो राजयोग का जो महत्व है, या राजयोग जिस तरह से बंधा है कुंडली में, तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, एस्ट्रोलॉजर को भी, उनको थोड़ा वो उसका गलत प्रेडिक्शन करते हैं। ओके। राजयोग का मतलब ये होता है कि आप जो परिस्थिति में है वहाँ से बेहतर परिस्थिति में जाना। लोग ऐसा समझते हैं कि अभी जो परिस्थिति है उससे मैं एकदम किंग बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं। हाँ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, राजयोग में कई कंडीशंस है कि जो राजयोग बन रहा है वो एकदम प्रॉपर है। कई बार 100% राजयोग बनता है, 70% बनता है, 50% बनता है। तो कुंडली में जो 12 खाने हैं, 12 भाव, उसमें छठा, आठवां और 12वां भाव जो है उसको खड्डे का भाव कहा गया है, नेगेटिव। अगर आपका राजयोग बन रहा है लेकिन वहाँ पे बन रहा है तो उसका फल कम मिलेगा। दूसरी कि जो नेगेटिव प्लैनेट है, जैसे कि शनि जो है, राहु है, अगर राजयोग में वो भी आ गए तो भी राजयोग का फल कम मिलेगा। लेकिन आपका राजयोग क्लीन है, नीट एंड क्लीन, कोई नेगेटिव ग्रह की दृष्टि नहीं है, गुरु की दृष्टि है, दोनों में से एक बलवान है, तो उसका रिजल्ट मिलेगा ही। लेकिन आप आपके आजू बाजू क्या है, कौन से फील्ड में है, उसके अकॉर्डिंग। जो झोपड़पट्टी में होगा उसकी भी कुंडली में राजयोग तो होगा। तो वो झोपड़पट्टी वाला जो है वो अपने झोपड़े में से वो अच्छे घर में जाएगा, अच्छे घर में जाएगा। वो महल में नहीं जाएगा, महल में नहीं जाएगा। राइट राइट। तो ये फर्क है। यानी कि करंट सिचुएशन भी मैटर करती है। हाँ, हम अभी फिलहाल कहाँ पे, और वहाँ से एक स्टेप 2 स्टेप कितना आगे जाते हैं। और दूसरी बात है कि भी आप लाइफ में किस तरह से रिस्क लेते हैं, क्योंकि रिस्क जो है वो भी आपके भाग्य को बल देता है, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क। कई लोग मैंने देखे राजयोग है लेकिन रिस्क नहीं लेते, बोला जो है अच्छा ही है, बढ़िया ही है। राजयोग का मतलब क्या है, सभी चीज़ें सीधे सीधे सीधा तो उनको मिल रहा है, तो फिर वो उसमें संतुष्ट है, बोला बहुत हो गया। यस 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 यस। तो ये भी राजयोग का ही एक फल है। ओके। सो एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्रैक्टिकल है या फिर जस्ट बिलीव है? देखिए, हर एक चीज़ में बिलीव तो होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी है वो एक गणना है ग्रह नक्षत्र की। हमारे ऋषि मुनि जो थे उन्होंने सालों तक आकाश के दर्शन किए, ग्रहों की गणना की, और उन्होंने पाया कि जब ग्रह इस तरह से रहते हैं, इस तरह से घूमते हैं, ये राशि में से निकलता ही है, तो इंसान के साथ ऐसा ऐसा होता है। वो सब उन्होंने नोट डाउन किया है। और तो कहने का मतलब ये ग्रहों की गणना है, और ग्रह हमारे पे कैसे इफेक्ट कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल है। ये कोई यानी भ्रम नहीं है, इल्यूजन नहीं है, समझे। दिस इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट, और ये कोई चमत्कार भी नहीं है। जो लोग चमत्कार समझते हैं तो वो लोग फंस जाते हैं। यानी अब हम कई बार देखते हैं टीवी में, न्यूज़पेपर में, कि इनके साथ ऐसा चीटिंग हुआ, तो क्योंकि वो चमत्कार समझते हैं ज्योतिष शास्त्र को। ये कैलकुलेशन है। और लेकिन कंडीशन अप्लाई है, आपको काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा इसके लिए। राइट राइट। कंडीशन अप्लाई वाला है। ओके राइट। एक और सवाल, इंडियन क्रिकेट टीम जब T20 मैच इस साल हुआ, राइट, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, उसका क्या कारण बन सकता है कि जो टीम में प्लेयर्स, जो 4-5 लोग अच्छे खिलाड़ी खेले, उनकी कुंडली स्ट्रांग थी, या फिर एक योग बन रहा था हमारा एक अच्छा प्रदर्शन दिखाने का, एक अच्छा परफॉर्मेंस देने का, और एक T20 वर्ल्ड कप को जीतने का? देखिए, सबसे पहले तो देखा जाए कि जब भी कोई टीम वर्ल्ड कप जीतती है, कोई एक खिलाड़ी का योगदान नहीं होता है, पूरी टीम का होता है। करेक्ट। लेकिन जब ऐसे खिलाड़ी कि जिनकी सबकी कुंडली में कुछ ना कुछ राजयोग बन रहे हैं, वो जब इकट्ठा हो जाते हैं, या तो बाय डिफ़ॉल्ट या अपने कोच की वजह से, तो उनकी जीतने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। और दूसरी बात हमेशा ये याद रखना है कि हम जब भी विजय प्राप्त करते हैं, उसका रीज़न ये नहीं कि हम अकेले मजबूत थे इसलिए। कई बार हमें जो शत्रु है वो कमज़ोर मिल जाता है, तो भी हम विजय प्राप्त करते हैं। तो दोनों तरह से ये राइट 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 राइट। टाइमिंग मैटर करता है। टाइमिंग मैटर करता है। राइट राइट राइट। और कोच का लक और देश का तो लक है। जैसे देश जो है उसका ग्रहों की स्थिति अच्छी चल रही है, तो हमें अच्छे अच्छे न्यूज़ मिलेंगे। अच्छे न्यूज़ मिलेंगे। राइट 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 राइट। परफेक्ट।
मुकेश अंबानी जी जो है वो एक बड़े रिस्क लेते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो उसमें क्या मतलब वो टाइमिंग का है बात, या फिर उनके पीछे भी एक ऐसी चीज़ है जो उनके प्लानेट स्ट्रांग है, कुंडली स्ट्रांग है? देखिए, इंसान टॉप पे है तो कुंडली तो अच्छी है। अच्छी है। उनकी कुंडली में मुझे जो सबसे अच्छा लगता है यानी वो है उनका मेष का सूर्य, और उनकी राइजिंग साइन जो है वो तुला वैसे पाई गई है हमेशा। तो तुला वाले लोग हैं ना, बिजनेसमैन होते हैं। ओके। और वो समय के साथ अपने फील्ड में चेंजेस लाते हैं। सबसे पहले चेंजेस ही वो लाते हैं अपने फील्ड में। उनको पता है कि भाई 5-10 साल के बाद ये होने वाला है, तो वो अभी से उसकी शुरुआत कर देंगे। यानी बहुत ही परिवर्तनशील होते हैं ये लोग, क्योंकि चर राइजिंग साइन है वो तुला, और मेष का सूर्य है, उच्च का सूर्य है। तो मैंने बताया कि कोई भी फील्ड में टॉप पे जाने के लिए सूर्य या मंगल बलवान होना ही चाहिए। तो उनके पास सूर्य भी है और मंगल भी है। हाँ, और ओवरऑल तुला लग्न का वो परफेक्ट फ़ायदा उठाते हैं। यानी उनकी मेहनत और उनकी जो 5-10-15-20 साल के बाद क्या होने वाला है वो अभी से वो उस पर काम करता है। तो एक रीज़न है। अमिताभ बच्चन जी के लाइफ में उनके करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हमने, अप्स एंड डाउन्स, डाउनफॉल आए, कमबैक किए उन्होंने। तो क्या वो चीज़ भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, बच्चन जी की जो कुंडली है उसमें ओवरऑल बात करें ग्रहों की, तो अष्टम भाव जो है, 8वां भाव, जहाँ से हर्डल्स और हेल्थ इशू देखा जाता है, वहाँ पे ग्रह ज़्यादा है, तो उसकी वजह से लाइफ में अप्स डाउन आते हैं, नंबर 1। दूसरा जो है कि शनि उनकी कुंडली में जिस जगह पे है 4th हाउस, वो पद का है, तो एक बार वो पद से पदभ्रष्ट कर सकता है। जो एक बार हुआ। लेकिन उनकी कुंडली में बढ़िया चीज़ जो है वो है उनका एक तो गुरु बहुत अच्छा है कुंडली में। तो गुरु यानी सोच, हमारी समझ, हमारा ज्ञान, और हमारे कोच, हमारे गुरु। और दूसरा जो है कि ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब कुंडली में अष्टम भाव में एक से ज़्यादा ग्रह हो और उसमें वो बलवान ग्रह हो, तो चाहे इंसान का डाउनफॉल कैसा भी आए वो बाउंस बैक करेगा। और हम जब पढ़ाते हैं हमारे स्टूडेंट को, तो हम कहते हैं कि 8वां भाव जो है कुंडली का, वो लास्ट ओवर का लास्ट बॉल है। और ये लोग उसमें सिक्सर मार देते हैं। तो यहाँ तक वो प्रॉब्लम में लाता है, लेकिन फिर बचाव लेता है। यानी ये उनकी कुंडली में प्लस पॉइंट है। उसी के कारण वो, हाँ, वही के कारण। ठीक है। अक्षय कुमार को देखा है मैंने, काफ़ी वेल डिसिप्लिन, सक्सेसफुल एक्टर, एनर्जेटिक रहते हैं हम हर समय पे, तो उसका क्या कारण? देखिए, डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 9/9 है। वो मंगल का ही है। एग्रेसिव होता है। हाँ, एग्रेसिव होते हैं, लेकिन वो एग्रेसिवनेस 28 ईयर तक ज़्यादा रहती है, फिर वो अच्छे डिसिप्लिन में कन्वर्ट होती है। दूसरा जो है कि जिनका डे नंबर यानी डेट ऑफ बर्थ में डेट और मंथ सेम हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट उनमें सेलिब्रिटी बनने के योग हो जाते हैं। और तीसरी बात मैंने बताया कि भाई इम्पोर्टेंट प्लैनेट है सूर्य और मंगल, कोई भी फील्ड में आगे आने के लिए, टिकने के लिए या बाउंस बैक करने के लिए, तो उनकी कुंडली में दोनों प्लैनेट जो है ना वो बलवान है। क्योंकि 9 सितंबर उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, तो आप अब चेक करिएगा, जिनका जन्म 15 अप्रैल से 15 मई में हुआ है या फिर 15 अगस्त से 15 सितंबर में हुआ है, उनकी कुंडली में सूर्य जो है वो बलवान होकर आएगा। और ये लोग अपने फील्ड में टॉप बनेंगे और उसकी संभावना ये लोगों में ज़्यादा ही रहेगी। तो सूर्य और मंगल दोनों उनकी कुंडली में बलवान है, स्ट्रांग है। यस। और मंगल जो है डिसिप्लिन, तो आप इनका डिसिप्लिन भी आपको पता है कि उन्होंने लगातार कितनी फिल्म जो थी फ्लॉप दी थी, लेकिन वो टिके रहे, डटे रहे वहाँ पे, डटे रहे। राइट। तो ये रीज़न है। तो किसी को एक्टर्स बनना है तो उसके लिए मतलब क्या देखा जाता है? देखिए, एक्टर बनने के लिए शुक्र जो ग्रह है वो एक्टिंग का है। लोग आपको तब पसंद करेंगे जब आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र का बल हो, क्योंकि शुक्र बलवान वाले लोग जो भी कुछ करते हैं ना स्टेज पे, लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे लिए कर रहा है। राइट। और मंगल जो है वो है डिसिप्लिन, और मंगल जो है वो स्टेमिना, क्योंकि एक्टर बनने के लिए 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करना पड़ता है। तो मंगल स्टेमिना देता है और शुक्र देता है आपको 8
एक्टिंग। Okay. तो जिनकी कुंडली में मंगल शुक्र बलवान हो, मंगल शुक्र का कंजक्शन हो, वो अच्छे एक्टर बन सकते हैं। दूसरी बात जो है कि कुंडली में जो लियो साइन है, सिंह राशि, वो बाय डिफ़ॉल्ट काल पुरुष की कुंडली में एक्टिंग के स्थान में आती है, 5th हाउस एक्टिंग का है। तो जिनका भी लियो राइजिंग साइन है, जैसे कि रजनीकांत है, गोविंदा जी है, फिर अपने विवेक ओबरॉय है, तो लियो राइजिंग साइन वाले हैं, उनकी कुंडली में भी एक्टिंग के योग बाय डिफ़ॉल्ट बन जाते हैं। ओके, ठीक है। कितने इंसान जो होते हैं वो मेहनत तो बहुत सारी करते हैं, 100% करते हैं, फिर भी उनको रिजल्ट एकदम ज़ीरो या ना के बराबर आता है, उसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, भाग्य जो है, भाग्य अपना काम करता है और ग्रह जो है भाग्य का निर्माण भी करते हैं। ओके, तो जिनकी कुंडली में भाग्य भाव जो है दूषित हो, एक से ज़्यादा पाप ग्रह हो, भाग्य का मालिक जो है खड्डे के स्थान में हो, यानी नेगेटिव भाव में, और ओवरऑल जो गुरु है वो भाग्य का कारक है, अगर वो भी एक से ज़्यादा पाप ग्रह के साथ होता है तो भाग्योदय में दिक्कतें आती है। और दूसरी बात, जिनके साथ ये हो रहा है तो हमें पहले देखना होगा कि ये उसकी सोच की वजह से है कि कुंडली की वजह से। कई बार उसकी सोच ऐसी होती है या उसका आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है, लोग है, वो ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इसके नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा मिलता है। तो हम जो भी है ना वो ग्रहों की वजह से तो है ही, ओके, लेकिन हमारी सोच और हमारे आजू बाजू क्या चल रहा है वो भी हमें इफेक्ट करता है। क्योंकि ये रिसर्च बता रहा है कि इंसान जो होता है ना उसके पीछे 60 से 55% जो होता है रीज़न उनके दोस्त लोग होते हैं। तो अगर आपको टॉप का इंसान बनना है, सक्सेस होना है, तो आपका जो बैकग्राउंड है, आजू बाजू जो लोग हैं वो सक्सेस होंगे तो आप इजी गोइंग वो कर पाओगे। ओके, इसीलिए तो डॉक्टर का लड़का या लड़की डॉक्टर बनते हैं, एक्टर का एक्टर्स बनते हैं, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, वो हाँ वो एटमॉस्फेयर है, माहौल है वहाँ पे। ऐसा। तो हमें जो बनना है, जैसे मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना था तो मेरे जो भी दोस्त थे सब एस्ट्रोलॉजर थे, ओके, तभी मैं अभी तक हूँ। वरना अगर मेरे दोस्त कोई अलग होते, कुछ ना कुछ अलग बातें करते तो थोड़ा दिक्कत आती। कुछ और होता था। हाँ, तो आपको जो बनना है ना, पहले वो वातावरण आप बनाओ आपके आजू बाजू। राइट, सही बात है। लोग एस्ट्रोलॉजी से डरते हैं कि पूजा हवन या फिर कुछ ऐसा नेगेटिव एनर्जी, मतलब क्या है मतलब वो? देखिए, हर एक ग्रह जो है उसके मंत्र है, उसका दान है, रेमेडी जो है वो काम करती है, लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना है कि ग्रह किस तरह से नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं और कौन सी रेमेडी हमें करनी है। ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम जो है वो कौन से ग्रह की वजह से है वही पता नहीं होता, इसलिए रेमेडी काम नहीं करती। हर एक चीज़ काम करती है। अगर आपने कुछ भी 10 रुपया भी किसी को दिया है तो वो भी काम करेगा, कोई मंत्र किया है वो भी काम करेगा, लेकिन कब, कैसे, कहाँ, कितना, ये समझना है। जैसे कि हमें गर्मी लग रही तो हमने इसी चालू किया तो वो रेमेडी है, लेकिन अगर हमने हीटर चालू किया होता तो और गर्मी लगती है। तो ज़्यादातर लोग रेमेडी देने में गलती करते हैं, इसलिए उसकी इफेक्ट नहीं दिखती हैं और फिर उसको नेगेटिवली लेते हैं। राइट, गॉट इट, समझ गया। ठीक है। सो आपने जब एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत की वो टाइम पे मैं देख पा रहा हूँ 25 साल का एक्सपीरियंस है अभी आपका, और आपको हर एक चीज़ ऐसे ही मतलब ऑन द स्पॉट आप बता रहे हो सारी चीज़ों को, राइट? तो जब आप सीख रहे थे उस वक्त आपको ऐसा लगा नहीं था डिफ़िकल्ट कि भाई नहीं भाई ये तो मेरे बस की बात नहीं है? एक्चुअली मैंने जो बताया आपको कि सबसे पहले तो मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखना था, तो जब मैंने शुरुआत की तो मैंने 4 से 5 अच्छे दोस्त बना लिए थे। ओके। हम रात को अगर चाय की टपरी पर भी मिलते थे तो भी बात तो एस्ट्रोलॉजी की करते थे। नंबर 1। नंबर 2, मेरा जो पूरा बैकग्राउंड रहा है वो पुलिस का रहा है, मेरे फादर और भाई जो भी है, तो थोड़ा दिक्कत आया, लेकिन मुझे गुरु बहुत अच्छे मिल गए। मेरे जो गुरु है सीएन साहब, उनकी वजह से। और मैंने ऐसा देखा है कि कई बार शिष्य गुरु को पसंद करता है या लाता है, तब क्या होता है कि वो क्षेत्र में आगे बढ़ने का या छोड़ने का कोई संभावना रहता है, लेकिन जब गुरु शिष्य को ढूंढ के लाते हैं तब यह संभावना नहीं रहती। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गुरु ने मेरे पीछे बहुत मेहनत की है। और मैंने 2-3 बार तो छोड़ने की यानी कोशिश ऐसी की थी कि भी नहीं जाता था तो वो ढूंढने निकलते थे और मुझे ढूंढ के ला के बैठा के पढ़ाते थे। तो मैं जो भी हूँ आज मेरे गुरु की वजह से हूँ। हालांकि मैंने बताया कि हमारा जो बैकग्राउंड है राजपूत हूँ मैं,
तो अभी भी लोग पूछते हैं कि भाई आप क्या करते हो, तो मैं बोलता हूँ मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो वो वापस दूसरा प्रश्न पूछता है, वो तो बराबर है लेकिन आप काम क्या करते हो? उनको ऐसा लगता है कि भाई एस्ट्रोलॉजी है, वो कुछ साइड में कुछ कर रहे हो भाई, ऐसा है। राइट 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 राइट। यानी कि हर एक के लाइफ में, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी सीखो या फिर जो भी कुछ सीखते हो, गुरु होना जरूरी गुरु होना ज़रूरी है, अच्छा गुरु होना ज़रूरी है। और अच्छा गुरु जो है अच्छे शिष्य को मिलता है, तो आपको पहले अच्छा शिष्य भी बनना बनना होगा। पड़ेगा। और ये चीज़ कैसी है, कोई जादू नहीं है, ये कोई सिलेबस नहीं है। राइट राइट। उसको आपको स्टेप बाय स्टेप और धीरे धीरे समझ के सीखना है। लेकिन ज्योतिष सीखना एकदम इजी है, एकदम इजी है। एकदम इजी है। ओके। कोई बिगिनर लेवल का रहेगा तो फिर वो कैसे सीख पाएगा? मतलब आपने जो सिस्टम मास्टर की जब जब मैंने सीखना शुरू किया था तो मैं बिगिनर ही था। ओके। और बिगिनर जो होते हैं वो अच्छी तरह से सीखते हैं, क्योंकि उनका दिमाग जो एकदम ओपन होता है। जैसे खाली ग्लास में हम पानी भरते हैं तो, लेकिन जो आधा सीखे होते हैं यूट्यूब, इंस्टा वगैरह वगैरह, तो वो क्या उनका बायस काम करता है, तो सिखाते हैं, पहले वो निकालते हैं उसमें से नेगेटिविटी, फिर डालते हैं। लेकिन बिगिनर के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि आप अच्छे गुरु को लेके आप सीखना शुरू कर दो। और देखिए इसमें आप पैसा भी है, जो भी आप काम करते हो नॉलेज का आप पैसा लेते हो, लेकिन ये आपके भी बहुत काम में आएगा। ओवरऑल आपका रूटीन जो है, आपका लाइफ, आपका प्लानिंग लाइफ का है ना, उसको पॉजिटिव करने में एस्ट्रोलॉजी बहुत हेल्प करता है। राइट 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 राइट। क्या एस्ट्रोलॉजी करियर सिलेक्शन में हेल्प करता है? 100% करियर। कौन से करियर में जाना चाहिए मुझे कि नहीं जाना चाहिए? सबसे पहले तो हम ये देखें कि भाई करियर किस तरह से काम करता है लाइफ में। तो हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो अच्छे गुण है, स्किल है, अगर वही स्किल को हमने करियर बनाया तो हम बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। तो आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी स्किल है वो ग्रह बताते हैं। ओके। और अगर नहीं है अभी, लेकिन आप थोड़ा प्रयत्न करके भी वो स्किल को पा सकते हो, वो भी प्लैनेट बताते हैं। तो कुंडली आपको बताएगी कि आपका प्रोग्रामिंग और या डीएनए में आप कौन सी स्किल लेके आए हो। ओके। तो वही स्किल अगर आपने करियर में कन्वर्ट की तो आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छा होगी और आप बहुत इजी गोइंग काम करोगे और काम में भी मजा आएगा आपको। यानी कि 20% भी अगर मैं मेहनत करता हूँ उसके अंदर, मुझे वहाँ पे 100% रिजल्ट मिल सकता है अगर मैं उस राइट करियर में होता हूँ तो अगर इनकरेक्ट करियर में अगर मैं होता हूँ तो मैं 80% मेहनत करने के बाद ही मुझे 20% ही फल मिलेगा। और ज़्यादातर लोग जो है सुबह निकलते हैं काम से, शाम को आते हैं, उनको मज़ा नहीं आता। उसका रीज़न क्या है कि उनका स्किल अलग है, उनका प्रोग्रामिंग कुछ अलग किया गया है, ऊपर वाले ने किया है, और वो काम कर रहे हैं कुछ अलग, तालमेल नहीं है। तो ये ग्रह अच्छी तरह से बताते हैं कि आपकी स्किल कौन सी है और आप कौन से काम में माहिर हो सकते हो, बहुत इजी गोइंग। राइट। यानी कि राइट करियर सिलेक्शन, अपनी स्किल को जानने के लिए भी एस्ट्रोलॉजी हमें मदद कर सकती है। 100% मदद करती है। राइट। ये रिलेशनशिप में कैसे मदद कर सकती है? काफ़ी लोगों के आजकल आप देख रहे हैं कि ये देखिए रिलेशनशिप जो है ना वो ट्यूनिंग पे है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि कई लोग ऐसे आपने देखे होंगे कि आपको नहीं बन रही उसके साथ, लेकिन कई लोगों की उसके साथ बनती होगी। हाँ, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है और हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है। तो कुंडली पर से आपको पता चलेगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी या कौन से ग्रह नक्षत्र जो है आपके और सामने वाले के, कि जिसकी वजह से आप जो बोलोगे उसको अच्छा लगेगा, वो जो बोलेगा आपको अच्छा लगेगा। आप एक दूसरों की बात को आराम से मान लोगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी ट्यून है आपकी, मैच हो रही है। तो वो कुंडली पे से पता चलेगा और रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। जो मैच मेकिंग है मैरिज में, ये इसीलिए है कि मेल और फीमेल की फ्रीक्वेंसी अपोजिट है या कैसी है। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये आपको हेल्प करती है रिलेशनशिप में। और मैं तो कहूँगा आप मैरिज करें मैच मेकिंग करके, कुंडली मिलान करके ही करें, क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हम तो कुंडली में मानते नहीं है तो फिर क्या मैच मेकिंग करवाना। तो मैं अगर ऐसा बोलूँ कि भाई मैं तो इलेक्ट्रिसिटी में मानता नहीं हो और मेरी उंगली में अंदर डाल दूंगा तो करंट तो मुझे आएगा ना, भले मैं मानता नहीं हूँ। राइट। तो भला आप मानते नहीं हो, लेकिन ग्रह नक्षत्र तो आपको इफेक्ट करने ही वाला है। थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा उसके लिए। राइट है। क्या फिर ये एस्ट्रोलॉजी है वो हर किसी को थोड़ी बहुत समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए? देखिए बेसिक लेवल पे समझनी चाहिए। इसका रीज़न ये है कि पहले तो सीखने के लिए बहुत मेहनत थी, अभी इजीली अवेलेबल है। तो आप अगर थोड़ा भी सीख गए तो उसका उपयोग आप डेली रूटीन में कर सकते हो। आप खाली आज के ग्रह नक्षत्र देख के तय कर सकते हो कि कल मैं जो काम पे जाने वाला हूँ उसमें मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। ओके। वो सामने वाला लेट आएगा नहीं आएगा,
कब आपको फ़ोन करना है, किसको कब मीटिंग करनी है, ये सब आप इजीली कुंडली पे से आप देख सकते हो। और जो ऊपर ग्रह जो घूम रहे हैं गोचर के करंट ट्रांजिट जो है, उसका उपयोग करके आप तय कर सकते हो कि भाई आज तो ऐसा ही होगा, आज इतना इतना मुझे ध्यान रखना है, आज मुझे गुस्सा नहीं करना गुस्सा है, नहीं करना है, आज मुझे मेरी चीज़ें जो है बहुत संभाल के संभाल के रखनी रखनी है, है। खोने की भी संभावना होने है, की जो संभावना तो आप है। रूटीन में ले सकते हो उसको। राइट राइट, किसी को जानना है, पर्सनालिटी जाननी है सामने वाले, Everything, वो भी हम everything. जान सकते हैं, जान सकते हैं। पसंद नापसंद एवरीथिंग। सारी चीज़ वी कैन आइडेंटिफाई दैट। परफेक्ट। एक लास्ट सवाल मेरा अभी, हाँ जी। अगर कोई स्टार्ट करना चाहे एस्ट्रोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप्स, तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए हमें? देखिए मेरा तो ये मानना है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, तो आज और अभी से करो। ओके। आप सर्च शुरू कर दो अच्छे गुरु की, जिसके साथ आपको मज़ा आया हो या आप थोड़ा बहुत भी आप जानते हो, और गुरु जो बोले ना उतना आप करो, अपना खुद का दिमाग मत लगाओ। 1 महीना 2 महीना जो भी आप गुरु को समर्पित हो जाओ, ओके। और वो जो सीखा है स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से आप आगे बढ़ो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एकदम इजी है। तभी तो मैंने बताया कि भी मैं 1 महीने में एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ, वो भी खाली 12 दिन के अंदर, 18 घंटे के अंदर। तो ये इतना इजी है सब्जेक्ट। तो आपको जो भी गुरु आपके पास अवेलेबल हो तो उनको मिलो आप, और स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करो। लेकिन जब गुरु के पास जाओ तो समर्पित भावना के साथ जाओ, समर्पण की भावना के साथ जाओ, कभी गुरु जो बोलेंगे उतना ही मैं करूँगा। कुछ जल्दबाजी नहीं करूँगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे बस। राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खुशी हुई आप हमारे शो में आए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमें प्रोवाइड की। हमारे यूज़र्स को ये सारी चीज़ हेल्प कर सकती है। और एक और आखिरी चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि आप कैसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी सिखाते हो, कौन से माध्यम से आप, क्या वेबिनार? देखिए वेबिनार से ऑफलाइन दोनों में सिखाता हूँ। ओके। वेबिनार में वीक में 3 बार कोर्स होता है, रात को 9 से 10:30, 10:30 बजे तक 1.5 घंटे का लेक्चर होता है। और ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन जब मेरा तीसरा लेक्चर होता है तब से लोग प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं। ओके। यस, थर्ड लेक्चर से ही? थर्ड लेक्चर से, यानी आप समझिएगा 4.5 घंटे के ऊपर मेरे पास पढ़े तो प्रेडिक्शन शुरू हो जाएगा उनका। इतना इजी है। तो कितने दिन में हम सीख सकते हैं? ये आप सिर्फ 12 दिन में सीख सकते हो, 12 डेज एंड टोटल 18 आवर्स, यानी 1.5 घंटा अगर हम लेके चले तो 12 दिन में आराम से आप कुंडली 12 दिन में हम सीख सकते हो। आप कुंडली देख के प्रेडिक्शन कर सकते हो। राइट। यस, ठीक है। आप हमारे यूज़र्स को इनवाइट करना चाहोगे अपने वेबिनार में, तो आप बता सकते हो। हमारे वेबिनार एवरी 15 डेज में होते हैं। तो अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हो फ्रॉम प्री टू प्रो लेवल बहुत ही सरलता से, तो नीचे दी गई जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप अपना नाम रजिस्टर कर सकते हो, और वहाँ पे जो नंबर है कॉल करके ज़्यादा जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हो।